हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, जिसे कई नामों से जाना जाता है। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स भी इसे कहते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस भी इसे कहते हैं। और सबसे अच्छी बात हम बताएं कि ये वाला जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बीकॉम थर्ड ईयर में अधिकांश यूनिवर्सिटियों में रखा हुआ है, और साथ में बीबीए है उसमें भी है, और एमबीए है उसमें भी है, और एमकॉम में भी पढ़ना है। इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसकी जो शुरुआत है वो बहुत पहले हम कर चुके हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लगातार जो प्रेशर है बच्चों पर, इसकी तैयारी का बहुत बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, वो सारा आज जो आपका डाउट है मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। आज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। मात्र 3 न्यूमेरिकल इससे तैयार करने हैं, 3 के तीनों 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। बाकी की जितनी भी है वो थ्योरी आप कर लीजिएगा। और जो एमपी की और छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस है, और जो यूपी की यूनिवर्सिटियां हैं उनमें थोड़ा सा कम सिलेबस है। तो आज हम ये भी बता देंगे कि कौन कौन सा जो चैप्टर है कहाँ के लिए मतलब तैयार करना है। तो शुरुआत में बताऊं, मैंने एक सिस्टम से पूरे सिलेबस को रखा हुआ है, आप देखिए, और मैं समझाता चल रहा हूं कि किस किस टॉपिक को किस उद्देश्य से तैयार करना है, और अब प्रॉपर तरीके से इसकी जो क्लासेस हैं आपको मिलती रहेंगी। तो आइए श्री गणेश करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास का। और आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो क्लास है आपका बेस मजबूत कर देगा 100%। ठीक है, तो चलो हम समझाते हैं, और जल्दी से आ जाएंगे। चलो, यहां से ये ऑफिस का नंबर है 9719811101, और ये पूरा कोर्स ऐप पर भी अवेलेबल है। कॉमर्स विद संजीव सर नाम से ऐप है। पहला जो चैप्टर है, हो सकता है किसी राइटर ने इसका नाम कुछ और कर दिया हो, प्रबंधकीय लेखा विधि के परिचय की जगह पर सीधे कर दिया हो प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ, महत्व एवं विशेषताएं, इस तरीके से कर दिया हो, लेकिन कोई बात नहीं है। टॉपिक 1 प्रबंधकीय लेखा विधि का परिचय, यहां से इसकी शुरुआत होती है। और जो चैप्टर 1 है हमने पब्लिक कर रखा हुआ है, वहां से आप इसको जरा देख लीजिएगा। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी थ्योरी का, 100% आ रहा है। प्रबंधकीय लेखा विधि 2 शब्दों से मिलकर के बनी है, प्रबंधकीय प्लस लेखा विधि। प्रबंधकीय का मतलब सीधा सीधा सा होता है कि किसी भी काम का हम कैसे मैनेजमेंट करें, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। जैसे हम ये ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो हमें कैमरे की व्यवस्था करनी है, नेट की व्यवस्था करनी है, और लाइट की व्यवस्था करनी है, प्लस एक साउंड प्रूफ जगह की व्यवस्था करनी है, जिससे कि हम आपको एक प्रॉपर तरीके से क्लास बना करके और यहां से लाइव के रूप में या रिकॉर्डेड के रूप में हम दे सकें। तो इसके लिए जिन जिन उपकरणों की जरूरत होती है, हमें केवल वही तो इकट्ठे करने हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, जितने भी उद्योग धंधे चल रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, उन्हें अपनी अकॉर्डिंग टू नीड, यानी जरूरत के हिसाब से सारी चीजों की व्यवस्था करना प्रबंधकीय कहलाता है। और वो व्यवस्थाएं कम से कम खर्च पर हम इकट्ठी कर चुके हैं, इसी के लिए क्या करना होता है, विधिवत तरीके से सारी सूचनाओं को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड के रूप में रखना होता है, जो कि लेखांकन कहलाता है। लेखांकन कुछ और नहीं है, लेखांकन का सीधा सा मतलब है कि जरूरत के अनुसार जो जो सुविधाएं, जो जो वस्तुएं, जो जो मशीनरी, जो अदर उपकरण की जरूरत पड़ रही है, बस उनको विधिवत तरीके से सेट करते हुए चले जाओ। इसमें मानव श्रम भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रबंधकीय लेखा विधि के पहला जो चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 100% तैयार कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से इस बार आ रहा है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। और जो चैप्टर नंबर 2 है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो वित्तीय विवरण है, यहां से न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन अथवा में इसके थ्योरी लगी हुई होती है। और दूसरा, वित्तीय विवरण के साथ में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन। ये एक ही चैप्टर है, लेकिन कुछ बुक्स में से 2 भागों में बांट दिया है, और कुछ में सिंगल में है। ठीक है, होता क्या है, वित्तीय विवरण किसे कहते हैं, जो हम पूरा बिजनेस करते हैं, अपना कारोबार समस्त करते हैं, उस कारोबार को करने में हमारे पास तमाम जो सोर्सों से पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। तो पूरे संपूर्ण वर्ष भर में किन किन मदों से कितना कितना पैसा आया,
और किन किन मदों पर, आइटम्स पर कितना कितना खर्च हो गया। इसके लिए जिस स्टेटमेंट में इस डिस्प्ले किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है उसे हम वित्तीय विवरण कहते हैं। अब जो वित्तीय विवरण है इनमें क्या होता है, ये कंपैरेटिव रूप में होते हैं। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करने के उद्देश्य होते हैं कि पिछले साल जितना भी हमारा लेन देन हुआ उस वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में क्या अंतर है। तो दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए इनका बारीकी से अध्ययन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण। और निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्शन। इसका मतलब इसके बारे में स्पष्ट करना, स्पष्ट तरीके से बताना कि किन किन बातों से हम प्लस में गए थे और किन किन मदों से हम माइनस में गए थे। ये चीजें हमें निर्वचन से और विश्लेषण से पता चलती हैं। यानी हमारा जो बिजनेस है वो गत वर्षों की अपेक्षा इस बार कितना प्लस में जा रहा है, कितना माइनस में जा रहा है और ये क्यों जा रहा है। इस चीज की सूचना जो हमें मिलती है वो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन से मिलती है। तो इस वाले में सिर्फ थ्योरी है, न्यूमेरिकल नहीं है। और जो वित्तीय विवरण है ऊपर, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इसमें फंड फ्लो है, कैश फ्लो है। ठीक है, ये मतलब हम लोग बनाते हैं, लेकिन मैं अभी सब बताऊंगा कि आपको क्या तैयार करना है पहले नंबर पे। आज अगले नंबर पे आता है हमारा अनुपात विश्लेषण। इसके हम न्यूमेरिकल्स करा भी रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इतने इजी न्यूमेरिकल आ जाते हैं यहां से कि जो बच्चे हैं, देखो अगर आपने मेरी तरीके से पढ़ाई कर ली तो आपके, भले ही आपको बड़ा अजीब सा लगे, लेकिन जो मार्किंग है वो 80 से लेकर के 95 तक कोई बड़ा टारगेट नहीं है। होता क्या है कि हम जो अपनी तैयारी करते हैं उसमें सब कुछ लेकर के चलते हैं। सब कुछ का मतलब एक एक वर्ड जो कुछ भी। और जो सीरीज होती हैं, पतली पतली पत्रिकाएं होती हैं, 30-40 रुपए में जो मार्केट में नोट्स मिलते हैं, उनमें क्या होता है, वही पुराना डेटा छपा छपाया होता है। उसका कारण है कि उसमें कोई मेहनत नहीं करता। और यहां पर हम पूरा जो एनालिसिस है करके तब आपके लिए कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टॉपर तो बनेंगे ही बनेंगे। होता यह है कि आपके लिए पता है कि हमें 10 क्वेश्चन आने हैं, उनमें से 5 सॉल्व करने हैं। तो इन 5 में से ऐसा सेट करिए कि 3 न्यूमेरिकल हमें करने को मिल जाए और 2 थ्योरी करने को मिल जाए। ठीक है, होता क्या है, बंदा सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेगा, सारी थ्योरी कर पढ़ेगा, बस वहीं पे वो कमजोर पड़ता है। वहां चॉइस होती है और चॉइस में क्या होता है कि आधा सॉल्व करना, आधा तो तुम्हें छोड़ के पहले से ही आना है। तो क्यों ना कि उन चीजों को पहले पकड़ के चलो जो आनी ही आनी है। तो उसी कैटेगरी में जो अनुपात विश्लेषण है ये वाला चैप्टर रखा हुआ है और यहां से आएगा जरूर, न्यूमेरिकल जरूर आएगा। और सबसे अच्छी बात, अगर इससे थ्योरी आ जाती है चैप्टर से तो थ्योरी में फार्मूले जरूर लिखना है, उससे न्यूमेरिकल जैसा ही बन जाता है। तो यहां से बहुत अच्छा आप लोगों के लिए मार्किंग मिलती है। और मैं कॉपी लिखने की जो तरीका है, ट्रिक है, वो भी स्पेशल तरीके से जो बच्चे हैं पेड वाले उनको मैं समझाता हूं। यूट्यूब पर तो कभी कभी आने का मौका मिलता है, तो आपको डायग्राम भी इस तरीके से बनाने का पूरा पूरा प्रयास करना है जो हमारी मार्किंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, इन चीजों में आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, कुछ इनोवेट करना होगा, कुछ नया करना होगा, जिससे कि हमारी जो मार्किंग है वो बढ़े। यहां पर इंग्लिश में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल जो रेशियो एनालिसिस है इसके, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब इंगित करती हैं कि कौन कौन से इसमें रेशियो हैं। तो इसमें वैल्यू रेशियो हैं जिनसे वैल्यू पता चलती है, इफिशिएंसी रेशियो हैं जिससे किसी भी मतलब मद की इफिशिएंसी हमें पता चलती है, जिसको टर्न में निकाला जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, यहाँ से लाभदायकता अनुपात का हमें पता चलता है। ठीक है, डेप्ट रेशियो है, यहाँ से जो उधारी है वो हमें पता चलती है। लिक्विडिटी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि हमारी जो संस्था है वो कितनी मजबूत है। ये 5 आइटम ऐसे हैं जिनको एक वृक्ष की तरह बना करके, और आपको अगर थ्योरी आती है तो इनको लिखना है और दूर से समझ जाएगा कॉपी चेक करने वाला कि हाँ ये पूरा चैप्टर इन्हीं 5 चीजों पर चल रहा है। चलो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल हर बच्चे के लिए तैयार करना है। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कोष प्रवाह विवरण जो हमारा निकल करके आता है, कोष का मतलब होता है फंड्स से, फंड्स।
और फंड्स का मतलब होता है कि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक खाता खोल देते हैं। जैसे आपकी फैमिली में जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो सारा पैसा फैमिली को नहीं बताता है। वो कुछ पैसे को छुपा करके उस समय के लिए रखते हैं जो संकट का समय होता है। कहते नहीं कि कोई अगर इमरजेंसी आ गई तो भाई जिम्मेदारी किस पे होती है? परिवार के मुखिया पे होती है। तो परिवार का मुखिया सदैव ये चाहता है कि मैं कुछ पैसे को ऐसे बचा करके रखूं जो संकट के समय या इमरजेंसी के समय पे हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पैसे को जो एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा जाता है वो बन जाता है एक प्रकार से हमारा कोष या फंड। ठीक उसी प्रकार से जो कंपनियां हैं, कंपनियां अपनी संपत्तियों को बढ़ाने के लिए, कंपनियां अपने मशीनों को रिप्लेस करने के लिए, कंपनियां अपने कारोबार को इंक्रीज करने के लिए तमाम ऐसे खाते खोलती हैं जिनमें एक निश्चित उद्देश्य के लिए पैसे को बार बार डाला जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन फंड होता है। तो डेप्रिसिएशन फंड में क्या होता है कि कोई भी मशीन है, वो मान लो कि 10 लाख रुपए की लगी हुई है। अब ये 10 लाख रुपए की मशीन पता है 10 वर्ष चलेगी। अब इस एक फंड खोल दिया जाए और उसमें 90-90 हजार रुपए हर वर्ष में डाले जाएं, तो 10वीं वर्ष में जाकर के विद ब्याज और इंटरेस्ट सब सहित वो लगभग में 11 लाख से 10 लाख के आसपास में इकट्ठे हो जाएंगे। तो उस मशीन को रिप्लेस करने में कंपनी के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? उन्हें पता था कि ये एक दिन हमें बदलनी पड़ेगी। और ये 10 वर्ष बाद जो 10 लाख की मशीन है वो हो सकता है 15 लाख की हो जाए। तो ये ब्याज वाज सहित सब मिला करके ये 15 लाख रुपए मतलब इकट्ठे आसानी से हो जाएंगे। अब पता चल रहा है कि हमें एकदम 15 लाख रुपए कहीं से इकट्ठे करके लगाने पड़े, तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी और यहां से क्या होगा कि मशीन को बदलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से एक विशेष उद्देश्य से जो पेमेंट है, पैसे हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कोष। अब इन कोषों में पूरे वर्ष भर कुछ पैसा आता रहता है, मतलब जमा होता रहता है, और कुछ पैसा निकलता रहता है। तो कोषों में क्या परिवर्तन हुआ, ये स्पष्ट करने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसी को हम कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। और यहां से न्यूमेरिकल का भी ये चैप्टर है, लेकिन मैं इसे रिकमेंड बाद में करूंगा। जो रोकड़ प्रवाह विवरण है इसे पहले रिकमेंड करूंगा कि रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करो। वहां कोष थे और यहाँ पर रोकड़ थी। जो रोकड़ है 3 एक्टिविटीज से प्रभावित होती है। ठीक है, इन्वेस्टिंग से, ऑपरेशन से, ठीक है, और इसमें जो एक्टिविटीज हैं उनमें निर्धारित जो आइटम्स है वही आते हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कि इसका न्यूमेरिकल हम लोग बहुत जल्द अब सीखेंगे। इसके बाद में आता है अवशोषण लागत विधि एवं सीमांत लागत विधि। इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं और वेरिएबल कॉस्टिंग कहते हैं। इसका सीधा सा जो मतलब है वो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट होती है, लागत होती है, तो उसमें 2 प्रकार की लागतें होती हैं। और वो जो 2 प्रकार की लागतें होती हैं उनमें एक तो होती है परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील, जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है, ये वो होती है जैसे हमारे लिए प्लास्टिक की चेयर बनानी है, तो चेयर बनानी है तो जितनी भी उसमें मटेरियल लगेगा, अगर आप 10 चेयर बनाओगे तो 10 चेयर का लगेगा, 100 बनाओगे 100 का लगेगा, 500 बनाओगे तो 500 का लगेगा। अगर एक कुर्सी में थोड़ी देर के लिए मान लो कि 1 केजी, ठीक है, प्लास्टिक लगती है, तो 10 कुर्सियों में कितनी लगेगी? 10 केजी लगेगी। 100 में कितनी? 100 केजी लगेगी। 500 में 500 केजी लगेगी। अगर 1000 बनाओगे तो 1000 केजी लगेगी। तो सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा बनाएंगे उतनी ज्यादा लगेगी। अच्छा, एक भी कुर्सी ना बनाए तो कितनी लगेगी? एक भी नहीं लगेगी। ऐसी लागतों को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब दूसरी तरफ होती है हमारी स्थायी लागत। स्थायी लागत कौन सी होती है? वह लागत होती है चाहे तुम कुर्सी एक भी बनाओ या मत बनाओ, वो होनी ही होनी है। तो स्थायी लागत में कौन कौन से होते हैं? पहली बात तो ये पहले से फिक्स्ड होते हैं, लेकिन साथ में जैसे मशीन का बीमा है, मशीन का बीमा है, वहां पर चौकीदार रह रहा है, ठीक है, जो रखवाली करता है, चपरासी है, जहां आपकी फैक्ट्री लगी है उसका जो किराया है, ठीक है, जो वहां पर प्रकाश के लिए लाइटें लगी हुई हैं, लाइट है, लाइट का
जो खर्च है, ये सब ऐसे हैं कि चाहे उत्पादन करो या ना करो, अगर आपने लाइसेंस ले रखा है तो लाइसेंस का खर्चा है। ये सब वो खर्चे हैं जो आप एक भी कुर्सी का उत्पादन नहीं करते हो, ये फिर भी होती ही होती हैं। तो यहाँ पर जो बात होती है सीमांत लागत की, कहते नहीं सीमा का अंत, इसमें टारगेट होता है कंपनी के पास में कि कोई भी कंपनी है वो 10,000 कुर्सियां अगर बनाती है तो 10,000 कुर्सियों तक फिक्स्ड और प्लस वेरिएबल दोनों प्रकार के खर्चे होते हैं। और जैसे ही 10,000 से प्लस एक कुर्सी ज्यादा बनाई जाएगी, यानी 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, चौथी कुर्सी, पांचवी कुर्सी, मतलब जितनी एक्स्ट्रा बनाई जाएंगे तो उसमें बेटा स्थायी लागत नहीं आएगी, क्योंकि स्थायी लागत को उन्होंने केवल कहां तक, एक निर्धारित सीमा तक जोड़ा है। इसके बाद केवल और केवल जो प्लास्टिक का खर्चा आ रहा है, अदर जो खर्चा आ रहा है वो ही लिखा जाएगा। तो इससे एक बड़ा फायदा होता है कंपनियों को, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। अवशोषण लागत विधि जो हमारी है वो ये बताती है कि लागत में क्या क्या तत्व शामिल हैं, क्या क्या। अवशोषण का मतलब होता है सोखना, एक प्रकार से अगर देखो पानी गिर जाता है, कहते नहीं कपड़ा मार दो, वो इसे सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर है कि अगर हम कुल लागत की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी लागतें शामिल हैं, वो चीज यहां पर है। तो ये थ्योरी का पूरा चैप्टर है, लेकिन खैर मैं बहुत सरल इसके नोट्स बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। सीमांत लागत विधि वही सीमा का अंत, इसमें उपकरण के रूप में दिया हुआ है, पार्ट वही है। विभेदात्मक लागत विधि ये क्या है, डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड होती है, यानी जो लागत है वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो जाती है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर बताया हुआ है। ये सब थ्योरी के पार्ट हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पर आता है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, जिसे हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, इसे ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से हम न्यूमेरिकल आपको सिखाएंगे। और ये जो न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे से आपको सीखना है, ये टारगेट पर है। तो सबसे ज्यादा जो टारगेट पे न्यूमेरिकल के चैप्टर हमें रखने हैं, ये तीसरे नंबर का चैप्टर उसमें आ चुका है। और मैं गारंटी से कहता हूं एक एक न्यूमेरिकल आपका 100% पढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, रेशो एनालिसिस जिसको हम अकाउंटिंग रेशो कहते हैं, अनुपात विश्लेषण कहते हैं, वो सीखना है। रोकड़ प्रभाव विवरण सीखना है। तीसरे नंबर पे हमें ये लागत लाभ मात्रा वाला है, ये न्यूमेरिकल है यहां से, ठीक है, ये सीखना है। इसके बाद में आता है चौथे नंबर पे बजट। ये चैप्टर ही इतना बड़ा है, कम से कम नहीं तो कई पार्ट में बटा हुआ है। अब ये बजट क्या होता है, इधर आप एक ये डायग्राम देख रहे हो ना, छोटा सा, बड़ा रंगीन रंगीन है, और एग्जाम की कॉपी में इस तरीके का आपको बनाना भी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति 1,000 रुपए मतलब 1,000 या 10,000 रुपए कमाता है एक महीने में, तो कितना वो भोजन पे खर्च करेगा, कितना कपड़ों पे खर्च करेगा, कितना रेंट पे खर्च करेगा, कितना बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करेगा, कितना आने जाने में खर्च करेगा, कितना अपने शौक में करेगा, कितनी वो अपनी बचत करेगा, कितना अपने परिवार को देगा, और कितनी इमरजेंसी के लिए रखेगा, और कितना दोस्तों पे लौटाएगा। तो हर चीज को अलग अलग डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। और बजटन का मतलब किस बेस पे ये तैयार किया जाना है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, और यहाँ से आपके लिए कई तरीके की जो बजट हैं वो आते हैं, लेकिन इस वाले चैप्टर में केवल थ्योरी ही थ्योरी है, बजट एवं बजटन में, ठीक है। बजट को कैसे तैयार किया जाए, यही चीज हमारी बजटन कहलाती है। बजटीय नियंत्रण का मतलब होता है कि बजट को कैसे करके कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रोडक्शन हो सके। स्थिर एवं लोचदार बजट, ये न्यूमेरिकल आता है, ठीक। टॉपिक नंबर 13 से यहां से 100% नहीं 1,000% ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके ही आओगे। इसकी मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि किसी भी बच्चे का ये न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता। एक तो अनुपात विश्लेषण गलत नहीं हो सकता, दूसरा ये गलत नहीं हो सकता। अब हम बहुत जल्द इसी पे मतलब पहुंचेंगे, जिसका नाम है स्थिर एवं लोचदार बजट, ठीक है। यहां तक ये सब यूपी एमपी वगैरह सबका सिलेबस ये चल रहा है, और सबको ये तैयार करना है। इसके बाद में रोकड़ बजट, कैश बजट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बजट वाला चैप्टर 4-5 उसमें बना हुआ है, 4-5 चैप्टरों में। तो ये टॉपिक टॉपिक हैं, ठीक है, चाहे चैप्टर के रूप में पढ़ लो, चाहे टॉपिक टॉपिक के पढ़ लो। बहुत से जो लेखक हैं उन्होंने इसके तमाम पार्ट बना दिए हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ से ये सब चीजें तैयार करते हुए चलना है।
तो विक्रय बजट का मतलब विक्रय से है। अब नियंत्रण अनुपात है, यहां से कंट्रोलिंग रेशो याद करना है। छोटा सा ही ये टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। शून्य आधार बजटन लेकर करके आ गया। शून्य आधार बजटन हमारे इस बात पर आधारित है कि संपूर्ण वर्ष भर में जितना पैसा आएगा, अगर मान लो 10 लाख रुपया आएगा तो वो 10 लाख रुपए कहां पर खर्च कर दिया जाएगा, कहां पर एक्सपेंस किया जाएगा, इसके लिए जो बजट बनाया जाता है शून्य आधार बजटन कहलाता है। जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। इसका मतलब है कि जितना आएगा सब खर्च कर दिया जाएगा। इस बेस पे जो बना हुआ बजट होता है वो शून्य आधार बजट होता है। इसको भी न्यूमेरिकल के रूप में मैं चलो तैयार करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में उत्तरदायित्व लेखांकन केवल थ्योरी है और कुछ नहीं है। यानी किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी किसी न किसी व्यक्ति की होती है, जो उसका क्या कहलाता है, उत्तरदायित्व कहलाता है। उत्तरदायित्व दो शब्दों से मिलकर के बना है, उत्तर और प्लस दायित्व। उत्तर का मतलब आंसर और दायित्व मतलब किसे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तरदायित्व लेखांकन इंपॉर्टेंट है। अगला आता है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट जो होता है समस्त कार्य जिसमें पूरे के पूरे हो जाएं, वो उसके आधार पे बना हुआ बजट निष्पादन बजट कहलाता है। आप देख रहे हो कम से कम नहीं तो 6 7 8 चैप्टर बजट 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 यही चल रहे हैं, जबकि अगर हकीकत में देखा जाए तो ये सब एक ही पार्ट हैं। बजट का मतलब ये होता है कि जितनी बड़ी चादर है उतना बड़ा पैर फैलाना चाहिए। इस बेस पे जो प्लानिंग की हुई होती है बस वही बजट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। परिमाप लागत विधि, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि तमाम और जो कंपनियां हैं वो वर्क करती हैं, उनकी कितनी लागत आती है, ठीक उसी बेस पे हमारी कंपनी की लागत आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में अगला आता है विचरण विश्लेषण। ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये विचरण विश्लेषण कहलाता है। ये जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं इन पे ध्यान आप ना दीजिएगा, ठीक है। ये उठाए हुए हैं। और विचरण ऊपर भी है द्विपथ विचरण विश्लेषण, ठीक है। ये सब चीजें एक तरफ हटा देनी है और इतना ही सिलेबस है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 22 तक दिया हुआ है, जबकि यूपी में मात्र और मात्र यहीं तक पढ़ना है, जिसका नाम है विचरण विश्लेषण। यहां तक पढ़ना है, ठीक है। यूपी वाले बच्चों को ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। द्विपथ वाला ये एमपी और छत्तीसगढ़ और बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए इतना तैयार करना है। तो यहां तक जितना भी मैंने बताया है, अब यहां पर हम डिसीजन ये लेते हैं कि हमें थ्योरिकल और न्यूमेरिकल में थ्योरी तो हमें सबकी तैयार करनी ही करनी है, लेकिन न्यूमेरिकल की दृष्टि से हमें क्या तैयार करना है, किसके लिए हम अपना टारगेट बनाएं। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, बस 4 न्यूमेरिकल आप मैक्सिमम तैयार कर लीजिए। सबसे पहले नंबर पे आप अकाउंटिंग रेशो, इसे तैयार करिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे बजट। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं कहीं और कोचिंग पढ़ते होंगे, उनके सर ने भी बताया होगा कि हाँ इसको कैसे तैयार करना है। सेकंड नंबर पे आपको बजट तैयार करना है। ये किसी का भी गलत नहीं हो सकता, ना ये गलत हो सकता है। ऐसी चीजें बताई हुई हैं, ये तो बहुत ही इजी मतलब आपको लगेगा। तीसरे नंबर पे आपको ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक, जिसको हम सम विच्छेद विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं, वो चीज इसमें हमें सीखनी है। और चौथे नंबर पे जो हमारे लिए तैयार करना है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। इतना तैयार कर लीजिए, बाकी थ्योरी तैयार कर लीजिए। गारंटी से मैं बताता हूं कि जो मैंने आज बताया है इनके हिंदी में बहुत ही सरल पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। वहां से जो बुक्स होती है बहुत टफ लैंग्वेज में होती है, लेकिन वहां से सब कुछ ऐसे याद हो जाएगा कि अगर थ्योरी तैयार करने पे आओगे ना तो 4 दिन बहुत है पूरे 2200 चैप्टर के लिए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर खत्म, वो इतना इजी लैंग्वेज में वहां पर मिलता है। बाकी जो न्यूमेरिकल हैं ये थोड़े से टाइम लेंगे। तो आज के बाद सारी टेंशन हटा दीजिए। अब भी अगर आपको ये लगा हो कि सर जी ने जो बताया वो तो सारा सब सर से चला गया, चला जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि नया नया कोर्स होता है, नया नया सिलेबस होता है। आज हमने ये बता दिया कि हमारा टारगेट क्या है, हमारी मंजिल क्या है, और जब मंजिल पता लग जाती है कि हमें कहाँ तक जाना है तो रास्ते फिर बनते ही चले जाते हैं। तो अब यहाँ से लगातार हम कंटिन्यूअस जो क्लासेस हैं आपको प्रोवाइड कराते चल रहे हैं, बस उनको देखते चलिए और जो नोट्स हैं बहुत इजी लैंग्वेज वाले वो पढ़ते चलिए, उनसे बहुत जल्द आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।